नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में हमारे जो मानवाधिकार हैं उनकी हिफाजत होती कैसे है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारे ये मौलिक अधिकार ये आते कहाँ से हैं? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे भारत का संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये दोनों मिलकर हमारे अधिकारों की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। अच्छा, भारत में मानवाधिकारों की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में उस वक्त पूरी दुनिया में एक नई सोच की, एक नई नींव की शुरुआत हो रही थी। और इसी दौर में सामने आए ये तीन बहुत ही अहम दस्तावेज। पहला, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर, जो 1948 में आई। फिर 1966 में आए दो और अनुबंध, एक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर। असल में इन्हीं तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया के लिए इंसानी गरिमा और आजादी के स्टैंडर्ड तय किए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर एक डिजाइन के तहत बनाया गया है। भारत इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बनाने की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर था और इसका असर वो हमें सीधे सीधे अपने संविधान में देखने को मिलता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ यूडीएचआर के सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ हमारे संविधान के अनुच्छेद। देखिए, समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, ये सब सीधे सीधे हमारे संविधान में शामिल किए गए। मतलब ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये तो लगभग एक आईने की तरह है। तो ये तो हुआ ग्लोबल ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि भारत के संवैधानिक ढांचे में इसे कैसे फिट किया गया। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान ने अधिकारों के दो मजबूत स्तंभ बनाए हैं। एक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ हैं निदेशक सिद्धांत। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मतलब देश को कैसा होना चाहिए, ये उसका विजन है। और इस पूरे ढांचे के केंद्र में है उसका दिल है अनुच्छेद 21। ये कहता है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे संविधान की जान है और यही वो कड़ी है जो हमारे कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से जोड़ती है। और कमाल की बात यह है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं रह गया है। हमारी अदालतों ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। अब इसमें शामिल है गरिमा से जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, साफ सुथरे माहौल का अधिकार, यहां तक कि रहने के लिए घर, खाना और शिक्षा का अधिकार भी इसी में आता है। अब देखिए, एक ब्लूप्रिंट तो बस एक नक्शा होता है ना? उस नक्शे पर इमारत खड़ी करने के लिए बिल्डर चाहिए होते हैं। हमारे मानवाधिकारों के मामले में ये काम हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने किया है। चलिए देखते हैं कैसे। और इस भूमिका का एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1997 का विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया। अगर किसी मुद्दे पर हमारा घरेलू कानून खामोश है तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की मदद ली जा सकती है। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। इसने मानवाधिकारों को लागू करने के लिए एक नया दरवाजा ही खोल दिया। और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये एक पूरी यात्रा रही है। 1978 के मेनका गांधी केस में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हमारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। फिर 1981 में फ्रांसिस कोराली मुलिन केस में जीवन के अधिकार में गरिमा को जोड़ा गया। और पीयूसीएल बनाम भारत केस में तो भोजन के अधिकार को सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय संधि से जोड़ दिया गया। तो देखा जा सकता है कि कैसे अदालतों ने धीरे धीरे हमारे अधिकारों का दायरा बढ़ाया है। ठीक है, तो संविधान में अधिकार हैं, अदालतों ने उन्हें और बड़ा भी कर दिया। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन अधिकारों को हकीकत कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या सिस्टम है हमारे पास? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो हमारे पास एक पूरा एनफोर्समेंट टूल किट है। इसमें खास कानून है जैसे सूचना का अधिकार एक्ट और शिक्षा का अधिकार एक्ट। फिर हमारे पास राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थान हैं जो निगरानी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 32 के तहत हमें ये अधिकार है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इन संस्थानों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC। इसे आप एक पहरेदार या वॉचडॉग की तरह समझ सकते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो ये देखती है कि कहीं अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, सरकार को सुधार के लिए सुझाव देती है और लोगों में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता भी फैलाती है।
तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें तो ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर भारत उस ब्लूप्रिंट को अपने संवैधानिक ढांचे में अपनाता है। इसके बाद हमारी अदालतें इन अधिकारों का दायरा और बढ़ाती हैं और आखिर में संसद इन अधिकारों को जमीनी हकीकत बनाने के लिए कानून और संस्थाएं बनाती है। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। तो हमारे देश के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच ये जो एक डायनामिक रिश्ता है, यही सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों की परिभाषा कभी एक जगह रुकती नहीं, वो वक्त के साथ विकसित होती रहती है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे दुनिया की चुनौतियां बदल रही हैं, इस ढांचे को भविष्य में और किन नए अधिकारों को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।